हकीकत में ये टैरो कार्ड है क्या? सबसे पहले बच्चा पैदा होता है तो उसकी जन्म कुंडली बनाते हैं या यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि आप में उनकी क्वालिटीज आ जाती हैं। संस्कार हमें हमारे घर वाले देते हैं, कहाँ पे वो प्लैनेट्स प्लेस्ड थे उस टाइम पे। रिलेशंस होते हैं। आपका टैरो कार्ड जो है वो किस तरह से रीड करते हैं? अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, जन्म पत्री, अलग अलग विधाएं हमारा भविष्य जानने की। लेकिन एक और आजकल जो प्रचलन में है वो टैरो कार्ड। टैरो कार्ड कौन सी विधा है, किस तरह से हम इसमें अपना भविष्य जान सकते हैं, हमारी पास्ट लाइफ जान सकते हैं, और हकीकत में ये टैरो कार्ड है क्या, उसको जानने के लिए आज हम अपने पॉडकास्ट में जिन गेस्ट को लेके आए हैं वो है मिस आकांक्षा मरवा। तो स्वागत करती हूँ आकांक्षा मैं अपने इस पॉडकास्ट शो में आपका। तो आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि टैरो कार्ड है क्या और किस तरह से इसको रीड किया जाता है, क्योंकि मेरे लिए भी, मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरे लिए भी बहुत नया कॉन्सेप्ट है और बहुत रोचक भी है शायद। तो आप हमें बताएंगे अब कि टैरो कार्ड क्या है और कहाँ से शुरू हुआ, कितना पुराना है? टैरो बेसिकली जो है बहुत ओल्ड टूल है। बेसिकली ये टूल है फॉर जो भी आप बोलना चाहते हो, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी होती हैं चीज़ें जो यूजुअली हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं। मतलब अगर हम अपने एरिया की बात करें तो हम यूजुअली यही प्रेफर करते हैं कि हम सबसे पहले बच्चा पैदा होता है तो उसकी जन्म कुंडली बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पूछते हैं कि ये कैसा रहेगा। ऑल्दो मुझे ऐसे लगता है कि जब तक वो 14 साल का नहीं हो जाता तब तक नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हम टैरो में रीडिंग भी नहीं करते। तो उसी की तरह टैरो भी एक टूल होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी कोई डिटेल्स नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनके लिए। तो बेसिकली सेट ऑफ कार्ड्स होता है, 78 कार्ड्स होते हैं, जो ओरिजिनल डेक में 78 होते हैं। बहुत तरह के डेक्स होते हैं, तो ओरिजिनल जो डेक है उसमें 78 कार्ड्स होते हैं, जो एक रीडर की और जिससे वो कनेक्ट हो रहा है या यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहा है, जिससे भी कनेक्ट हो रहा है उसकी एनर्जीज पे काम करते हैं। और जो आपने एक बात कही कि जिनकी जन्म पत्री नहीं है या जिनको अपना समय ध्यान में नहीं है या ना रख पाए हों, मतलब ये ओवरऑल सभी के लिए है? बिल्कुल सबके लिए है। अब आप जिस घर में पैदा होते हो तो अगर आप किसी से मिलते हो तो वो आपको वैसे ही डिफाइन करते हैं जैसे आपके घर में और किसी को डिफाइन करोगे, क्योंकि आप में उनकी क्वालिटीज आ जाती है, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके संस्कार उस तरह से बनते हैं। उसी तरह से हर सोल, जैसे आप एक सोल हो, मैं एक सोल हूँ, हम ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स पहले से भी लेके आए होते हैं, लाइक अपने प्रीवियस लाइफ टाइम से भी लेके आए होते हैं। और कुछ कैरेक्टर्स, कुछ संस्कार हमें हमारे घर वाले देते हैं। उसके बाद हमारे सराउंडिंग से भी हमें थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो उससे हमारी एक पर्सनालिटी बनती रहती है, जो वही आपके बारे में बताएगी, जो आपकी कुंडली बताएगी। कुंडली उस टाइम पे जब आप पैदा हुए हो तो उस टाइम पे उस कहाँ पे वो प्लैनेट्स प्लेस्ड थे उस टाइम पे, उसके इम्पैक्ट को बताती है। आपकी खुद की एनर्जीज भी ऐसी बन जाती हैं, वो बताती है कि आप में क्या, मतलब अभी आप किससे इन्फ्लुएंस्ड हो। तो वो रीडिंग आप कार्ड्स के थ्रू भी कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक टूल है। तो वहाँ से पता चल सकता है अगर आपके पास नहीं भी है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो जो कार्ड्स हैं वो किस विधा पे काम करते हैं, क्या रहता है कॉन्सेप्ट इनका कि किस तरह से? जैसे हम जन्म पत्री जब दिखाते हैं ज्योतिष को तो वहाँ पे गणना होती है कि इस लगन में पैदा हुए हैं, या हस्तरेखा दिखाते हैं तो उसमें रेखाएं काम करती हैं। अंक ज्योतिष में हम अंकों का कोई कैलकुलेशंस होते हैं। आपका टैरो कार्ड जो है वो किस तरह से रीड करते हैं? टैरो में लाइक जैसे जो राइडर वेट जो ओरिजिनल डेक होता है उसमें 78 कार्ड्स होते हैं, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है मेजर अरकाना, एक होता है माइनर अरकाना। तो मेजर अरकाना वो चीज़ें बताता है जो आपकी लाइफ में बहुत ठोस इम्पैक्ट लाती हैं। अच्छा। जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हो, लाइक जो प्रिडिक्शन पार्ट के लिए यूज़ होती हैं, किसी के बारे में बताने के लिए। अब प्रिडिक्शन, हाँ जी, जैसे ठोस पार्ट मतलब जैसे आपका जन्म हुआ, जो चीजें हो के ही रहनी है, जो पत्थर की लकीर है उन चीजों के लिए, या चीजें जो हो चुकी हैं। कि अगर आप पास्ट के बारे में पूछते हो किसी से कि मेरे साथ ऐसा हुआ था पर मुझे वजह नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तो उस चीज के लिए मेरे को पास्ट चेक करना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उससे पास्ट चेक नहीं कर सकती, मैं करूंगी। तो वो वाला जो पार्ट है वो मेजर अरकाना के कार्ड्स बताते हैं। वो 22 कार्ड्स होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं 22 तक, वो मेजर अरकाना होता है। वो उन चीजों के बारे में बताती है जो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में ठोस इम्पैक्ट रखती हैं, जो चेंज नहीं होंगी वैसी। और कुछ
माइनर अरकानाज होते हैं, अदर 56 कार्ड्स जो होते हैं वो जी। छोटी मोटी चीज़ें जिनको आप कोई उपाय करके चेंज कर सकते हो अगर ज़रूरत है, या जो कुछ वीक में कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में जो एनर्जीज या कुछ सालों में चेंज हो जाएंगी, वो प्रेडिक्शंस वो करती हैं। तो इन दोनों ये दोनों मैकेनिज्म पे चलती हैं वो। तो बेसिकली जब भी कोई आता है तो उसकी एनर्जीज, मतलब एक कोई भी अगर आ रहा है तो उसका एक अपना एनर्जी सेंटर होता है जिसको ऑरा बोलते हैं। ऑरा टर्म सबको पता है। हाँ। तो ऑरा जो होता है वो आपका एक एनर्जी सेंटर होता है। जैसे कि एक मैग्नेट होता है तो एक मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वैसे ही हम लोगों की भी एक एनर्जी फील्ड होती है, क्योंकि हमारे बीच में भी जैसे मैग्नेट्स होते हैं उस तरह के एनर्जी सेंटर्स होते हैं। तो हमारी भी एक एनर्जी फील्ड होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी एनर्जीज क्या डिफाइन कर रही है, क्योंकि आपका जो एनर्जी फील्ड होगा उसमें अगर कोई ब्लॉकेज है तो वही ब्लॉकेज आपकी लाइफ में आ रही होगी, उससे रिलेटेड या आपकी हेल्थ में आ रही होगी। तो वो चीज़ें जब मैं रीड करूंगी, जब वो मेरे सामने बैठ जाएंगे, तो मैं उनकी कैलकुलेशन, अगर नहीं है अभी, मतलब मैं उस बेसिस पे बता रही हूँ कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, जस्ट आपका नाम है और वो कार्ड्स है मेरे पास, तो मैं अपनी एनर्जी से, और कार्ड्स में एंजल्स होते हैं वो जो बने होते हैं पिक्चर्स, वो टैरो एंजल्स होते हैं, तो वो हमें गाइड करते हैं। तो टैरो एंजल्स की एनर्जीज, अपनी एनर्जीज, और जिस भी पावर से, डिवाइन पावर से आप कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनके बिना तो आप कर ही नहीं सकते ना। अब कोई भी इंसान है जो भी रीडर है उसके अपने एक इंट्यूशंस होते हैं, क्योंकि ये मीडियमशिप होती है। मीडियमशिप अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बताऊं हमारी, जैसे हम चेले के पास दिखाने जाते हैं सुपरनैचुरल पावर, तो हम बताने जाते हैं तो वो उनकी इंट्यूशंस होती है जो उनको गाइड किया जाता है। इंट्यूशंस आपको आएंगी आपके डिवाइन की ही, या तो आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से आपकी इंट्यूशन डेवलप हुई है, या आप अभी ऐसा कोई प्रैक्टिस कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी इंट्यूशन डेवलप हुई है। तो मतलब वो आपको गाइड करेंगे। आप उस इंट्यूशंस के बेसिस पे वो कार्ड्स पिक करते हो। उन पिक किए हुए कार्ड्स में जो भी आपको समझ आ रहा है, लाइक इट्स लाइक स्टोरी टेलिंग, वो पूरी कहानी आपको पता चल जाती है, ये चीज़ क्यों हुई है, क्यों होने वाली है, क्या वजह है। तो ऐसा यूजुअली कोई क्वेश्चन नहीं होता जिसका आंसर ना मिले। हो सकता है सॉल्यूशन ना मिले पर आंसर ना मिले, ये नहीं होता है। तो वो आपको वहाँ से पता चलता है, उसके बेसिस पे आप उनको गाइड कर देते हो। जो जैसे कार्ड्स रहते हैं, जब आप 78 कार्ड्स कहे आपने, तो जो कार्ड्स रहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपके पास आती हूँ कार्ड मतलब रीडिंग कराने की, मुझे कुछ बताइए मेरे बारे में या फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में, तो जो आपका कार्ड का चॉइस रहता है वो रेंडमली कर लेते हैं आप, या कुछ ऐसे इंट्यूशंस के बेसिस पे काम होता है, किस तरह से वो? इंट्यूटिवली ही होता है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस से ऑपरेट होता है। हमारे ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्शियस पार्ट होता है, एक सबकॉन्शियस पार्ट होता है। तो जो कार्ड पे जा रहा है उस टाइम पे सबकॉन्शियस पार्ट ही रोल प्ले करता है, वही एनर्जी से आप कार्ड पिक करते हो, तो आपका हाथ खुद ही वहीं चला जाएगा, और जो भी कार्ड आएगा वो आपको रीड करना होता है। तो उसके बेसिस पे आप करते हो। जो कार्ड रहता है वो एक मीडियम रहता है जिसके जरिए आप बता सकते हो कि क्या वाइब्स हैं, क्या एनर्जी है, या क्या प्रेडिक्शन जो भी पार्ट है वो उससे पता चलता है। जैसे टैरो कार्ड्स होते हैं ना, वो बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको राइडर वेट का एग्जांपल दिया, उसी को ओरिजिनल डेक मानते हैं, लेकिन उससे भी पहले क्या है, टैरो ऑफ मार्सेल्स, वो भी है। उसकी पिक्चर्स लाइक फॉर मी, मुझे समझने में दिक्कत होती है, दिक्कत इन द सेंस वो थोड़ी सी ना, जैसे इसमें थोड़ी रिफाइंड इमेजेस हैं, प्रॉपर पिक्चर्स बनी है, तो आप को देखने में अच्छा लगता है, ऐसा बोल सकते हो। सब रीडर्स को अलग अलग कार्ड्स अच्छे लगते हैं। तो मतलब जो टैरो ऑफ मार्सेल्स हैं वो थोड़े और डिफिकल्ट होते हैं। ऐसे ही और भी तरह की पिक्चर्स अलग अलग वाले कार्ड्स होते हैं। तो वर्क वो आप सबकी एनर्जीज पे ही करेंगे, लेकिन आप डेक कोई भी चूज कर सकते हो। आपके खुद जो सबकॉन्शियस है वो खुद पिक करेगा उस टाइम पे एनर्जीज, आपका हाथ खुद ही जाएगा, फिर जो आएगा उसके बेसिस पे आप बताओगे। बेसिकली ये एनर्जीज पे ही काम करता है, एनर्जीज पे काम करता है। और टैरो कार्ड की क्या हिस्ट्री है आकांक्षा, ये कैसे शुरू हुआ और आपने कैसे चूज किया ये? ठीक है, इसकी जो हिस्ट्री है, आप जितना भी इसके बारे में रिसर्च करोगे वो कम पड़ेगा। लाइक सबसे पहले ऐसा बोला जाता है कि 16th और 17th सेंचुरी में ये पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन उससे भी पहले 14th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इजिप्ट का ऐसा पार्ट था जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही थी। लेकिन ये पॉपुलर हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। फ्रेंच रेवोल्यूशन पे नोस्ट्राडमस थे, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर माने जाते हैं, अभी तक उनकी प्रेडिक्शन सही जाती हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसा था कि फ्रांस में ना राजा और रानी जीतने के लिए
ऐसा वैसे हर जगह होता था कि राजा और रानी जीतने के लिए बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो अपनी तरह की प्रैक्टिसेस करते थे। तो वहाँ पे जो है नोस्ट्राडामस प्रिडिक्शन करते थे, तो वही चीजें होती थी। लेकिन और जगहों पे भी जहाँ पे युद्ध चल रहे हैं, और जगहों पे भी ऐसी ही जैसे टैरो है वैसी चीजें यूज हो रही थी। जैसे लंदन में, इटली में, उस टाइम इटली में बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। तो वहाँ पे इस तरह से लाइक थ्रू कार्ड्स बताया जाता था। लेकिन कार्ड्स भी उनकी नॉलेज में तब आए जब पहले इनको प्लेइंग कार्ड्स की तरह यूज कर रहे थे वो। लेकिन उन्होंने देखा कि जो यहाँ हो रहा है ना, वही बाद में उनकी लाइफ्स में इम्पैक्ट कर रहा है और वैसी चीजें हो जा रही हैं। तो उन्होंने अटेंशन पे करना शुरू किया और फिर उसको यूज किया उन्होंने एज अ टूल बताने के लिए। कार्ड्स रीड करना तब अच्छे से उन्होंने स्टार्ट किया कि कार्ड्स के थ्रू प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, या जो वो रीड करते हैं या जो वो फील करते उनका हैं कुछ मीनिंग है। क्योंकि उस टाइम पे ये चीजें बहुत पॉपुलर हो रही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे ना, एस्ट्रोलॉजर्स, पूजा पाठ, प्रेडिक्शंस, इवन की वहाँ पे विच क्राफ्ट भी बहुत होता था। लेकिन वो विचेस को जला देते थे। अच्छा, विच क्राफ्ट, जिसका पता चल जाता था ना ये विच है, ये जादू टोना करते, उनको जलाते थे वो पब्लिकली। तो अच्छा, जो ये आपने आपको बताया तो मैं उस तरफ जा रही हूँ कि विच, ये क्या होता था? काला जादू, और यही को एक जो हमारे इंडिया में भी माना जाता है काला जादू, यानी कि बुरी शक्तियाँ या कुछ, ये उस तरीके से होती थी? वो लोग ऐसा करते जो विचेस होती थी, जैसे आप कह रहे हैं कि उनको जला दिया जाता था, वो बुरी एनर्जीज के लिए काम करते थे? उनकी इंटेंशंस अगर अच्छी चीज़ के लिए भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि वो कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिसमें किसी का हार्म हो रहा है, तो इसलिए उसको विचक्राफ्ट चुन लिया गया। यूजुअली तो मतलब वो अपना कोई काम सीधा करने के लिए यूज करते थे। लेकिन फिर क्योंकि आप कोई चीज यूज कर रहे हो और अगर उससे कोई भी इम्पैक्ट हो रहा है, लाइक अगर उसमें आप किसी एनिमल का यूज कर रहे हो या कुछ ऐसे कर रहे हो जिसको हार्म हो रहा है, तो फिर उसको वो ऑब्वियसली वो नेगेटिवली किसी के लिए इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसको गलत समझा जाता था। एंड ऑल्सो कि क्या होता है ना, एक टाइम पे ना बहुत कोई भी चीज होती है ना, एक टाइम पे उसकी अति हो जाती है तो वो खराब होती है। किसी भी चीज की अति खराब होती है। तो वो जब ज्यादा होने लगा तो कई लोग उसको गलत चीजों के लिए भी यूज करते थे। तो वो उस टाइम पे उनको जो मिलता था, क्योंकि वहां पे ऐसी स्टोरीज हैं कि जो फिर उनको पता चलता था ये करता है, तो वो उसको जला देते थे। वहां पे सीधे तरीके से भी, लाइक ब्लैक मैजिक, काला जादू के अलावा व्हाइट मैजिक भी होता है, मतलब सीधे तरीके से भी होता है, पूजा पाठ से भी होता है, लाइक प्रेयर्स भी होती थी। उनको कुछ नहीं बोला जाता था, क्योंकि वहां पे फिर कोई चीज हार्म नहीं कर रहे आप किसी को, कुछ गलत नहीं यूज कर रहे, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो वैसी चीजें भी होती हैं। तो जो जैसे टैरो कार्ड रीडिंग होती है, तो यूजुअली वो आपके फ्यूचर को लेकर होती है। आप भी बता सकते हो कि आप आने वाले, जैसे हमारे यहाँ होता है कि जन्म पत्री दिखाते हैं तो हम बोलते हैं कि इस ग्रह नक्षत्र के हिसाब से आपके ऊपर फलाना ग्रह है, अच्छा है या बुरा है, उसके ये उपाय रहेंगे, आपको 1 साल तक इसका प्रभाव रहेगा, या जब ये ग्रह बदलेगा तब ये होगा। तो उस तरह से इस कार्ड रीडिंग में भी कुछ ऐसा होता है कि आप बता पाते हैं कि अभी आपका समय ठीक है या नहीं है, या हो पाएगा, या उसके कुछ उपाय रहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल रहते हैं उपाय। ये सब बता सकते हैं, पास्ट भी बता सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपसे आप जो पूछ रहा है वो क्या पूछना चाह रहा है, वो क्या चाह रहे हैं। कई बार वो प्रेजेंट का ही कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम जुड़ी होती है आपको नज़र आती है वो उनकी पास्ट लाइफ से होती है। क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है वो उस टाइम पे डिसाइड हो जाती है जिस टाइम पे आप पैदा हो रहे होते हो। तो वो प्लानेटरी कंडीशंस लेके आप पैदा होते हो, जो आप कह रहे हो कि इसका मतलब ये ग्रह की वजह से ये हो रहा है, या आप इस दशा के अंदर हो तो ये चीज़ अभी इतने साल के लिए ऐसे ही चलने वाली है। तो वो सारी ही वही एनर्जीज कार्ड भी रीड करते हैं। लेकिन कई बार प्रेजेंट में भी पूछ रहे हैं तो पास्ट की प्रॉब्लम पता चलती है। और स्पेशली अगर आप पास्ट लाइफ भी देखना चाहते हो, आप क्या थे, क्या किया, आप कैसे मरे, क्यों आपने ये किया, तो वो भी देख सकते हो। स्प्रेड्स के टाइप होते हैं, तो पास्ट लाइफ का स्प्रेड भी लगता है। क्योंकि जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है या अंक ज्योतिष कोई भी है, वो गणना के हिसाब से वो आपके सामने जो है वो आप उसको पढ़ के रीड करके बता सकते हो कि इस घर में केतु है या सूर्य है, जो भी है। लेकिन जो एनर्जीज पे काम करता है, जैसे मान लीजिए मैं आती हूँ, जैसे हमारे यहाँ होता है कि इस घर में अगर ये ग्रह है तो नौकरी के लिए अच्छा है, इस घर में ये ग्रह है तो आपके पारिवारिक जीवन के लिए सही नहीं है। लेकिन आपका जहाँ तक टैरो कार्ड रीडिंग का सवाल है, तो जैसे मान लीजिए मैं ही आपके पास आती हूँ, तो आप एनर्जीज से कैसे समझ में आ जाता है कि मुझे कोई मानसिक परेशानी है या आर्थिक है, या मुझे कोई और दिक्कत है जिसके बारे में आप
क्लियर बता सकते हैं या नहीं? हाँ जी, बता सकते हैं। जैसे कि जैसे आप कह रहे हो नौकरी के लिए, तो नौकरी के लिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी से देखते हो तो आपका सन रिस्पॉन्सिबल होता है, शनि भी रिस्पॉन्सिबल होता है, सैटर्न रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसके बाद जुपिटर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब उसकी दशा रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके अलावा न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा होता है, 1 नंबर जो होता है वो सन का होता है, 8 नंबर सैटर्न का होता है, तो उसके बेसिस पे आप बताते हो, फिर 3 जुपिटर का होता है। वैसे ही कार्ड्स में भी ऐसे होता है, द सन का कार्ड होता है, द मून का कार्ड होता है। अच्छा, तो वहां से भी आपकी चीजें पता चलती हैं। एंड अगर कोई मतलब पूछने आया जॉब के लिए, तो उसको देखने का भी एक तरीका होता है। या तो आप, अगर आपने इसके अलावा कुछ और भी सीखा है तो आप लिंक अप करके बता सकते हो, नहीं भी कर रहे हो तो कार्ड्स आपको आंसर देते हैं, वो येस और नो में भी देते हैं, डिपेंड करता है आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, किस तरह से पूछ रहे हो, वो येस और नो में भी देते हैं, वो टाइमिंग्स भी बताते हैं। तो जो उसमें टाइमिंग्स बेस्ड मतलब टाइमिंग्स जो बेस्ड है वो एस्ट्रोलॉजिकली बेस्ड है। अच्छा। तो वो वैसे ही बताएंगे कि वो मतलब जो कार्ड है उसका सिग्निफिकेंस होता है, कि कोई भी कार्ड है, जैसे द फूल का जो फर्स्ट कार्ड होता है उसका कोई एस्ट्रोलॉजिकली इक्विवेलेंट होता है। जैसे द एम्परर का कार्ड है उसका एस्ट्रोलॉजिकली इक्विवेलेंट है मार्स के, मार्स की एनर्जीज बताता है, तो फिर वो मार्स के साथ वो एरीज की भी एनर्जी बताता है। तो वो एस्ट्रोलॉजी से आ गया, तो वो टाइमिंग वो वाली बताएगा, तो उससे बता सकते हो आपकी कब जॉब लगेगी, लगेगी या नहीं लगेगी, और क्या रिस्पॉन्सिबल है, मतलब अगर कोई ब्लॉकेज है, मतलब कोई प्लैनेट आपका खराब है, तो वो उससे बताते हैं। तो इस कार्ड रीडिंग में कैसे, जैसे हमारे यहाँ उपाय होते हैं जो अगर हम ज्योतिष से पूछते हैं तो बोलते हैं कि बुधवार का उपाय है, आपको गणपति की पूजा करनी है, या जो भी जितने भी उपाय रहते हैं, या अंक ज्योतिष के मुताबिक होते हैं जैसे भी। तो आपकी कार्ड रीडिंग में किस तरह के उपाय रखे जाते हैं, या किस तरह से आप समाधान देते हैं उनको कि अगर आपका ये चीज़ खराब है, या ये एनर्जी या ये फील्ड खराब है, तो आप किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं? रेमेडीज जो होती है वो आपके बिलीफ सिस्टम पे होती है, जो भी उपाय होते हैं आपके बिलीफ सिस्टम पे होते हैं। अगर आप पूजा पाठ ही नहीं कर रहे हो और मैं आपको एज अ रीडर पूजा पाठ करने को दे दूं, तो आप बिना मन के करोगे, बिना मन के करोगे तो उस डेटी की एनर्जीज को अपनी एनर्जीज के साथ सिंक नहीं कर पाओगे, अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो डेटी भी देख रहा होगा ये बिना मन के फॉर्मेलिटी के लिए आता है, क्योंकि इसको उसने बोला हुआ है, उस ज्योतिषी ने या उस टैरो रीडर ने बोला तो ये आ रहा है, या इसके घर पे सुबह इसके सर पे डंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि उठ नहा और जा, ऐसे करके, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो जो भी रेमेडी है वो भी देखनी पड़ती है क्लाइंट के बेसिस पे कि वो क्या कर सकता है। अगर मुझे लग रहा है कि वो कुछ नहीं करने वाला है तो फिर मैं उसको क्रिस्टल्स देती हूँ, क्योंकि क्रिस्टल उसकी बॉडी पे रहेगा तो वो उसके एनर्जी सेंटर पे काम करेंगे। क्रिस्टल्स की अपनी एनर्जी होती है, तो जो सूट करेगा वो सारा देखते हैं उस टाइम पे कि सूट करेगा या नहीं, और जो उस चीज़ के लिए बेनिफिशियल होगा वो उसको बताया जाता है, ताकि वो पहन ले और उसकी वो मतलब एनर्जीज जो हैं वो चेंज हो पाए, क्योंकि एनर्जीज चेंज कर सकते हो आप, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ये लॉ है एनर्जी का कि आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो वो आपका जो है आप में चेंजेस लाएगी, लाइक मतलब आपका आलस छुड़ा देगा, तो आप खुद उस तरफ काम करोगे। उस हिसाब से आप क्रिस्टल्स बता सकते हैं कि आप ये क्रिस्टल्स दे सकते हैं। हाँ, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि वो जो इंसान जिसको आप रेमेडीज दे रहे हो उसका बिलीफ सिस्टम क्या है। अगर मुझे लगेगा कि ये पूजा पाठ वाला बंदा है तो मैं उसको वो रेमेडी दूंगी। ऑनेस्टली मैं रेमेडीज में बिलीव ज़्यादा नहीं करती हूँ और कम से कम सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि आई डू बिलीव कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकली डील करनी चाहिए। पहले आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए, लाइक पश्चाताप होना चाहिए आपको। तो मेरा जो रीडिंग स्टाइल रहता है उसमें मैं उनको सबसे पहले यही बता देती हूँ कि जो उनकी प्लैनेटरी डिस्टर्बेंस है वो किस कर्मा की वजह से है, सो दैट कि वो उसको ठीक कर सकें। तो चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ दिनों में, 21 दिन में, 40 दिन में, जितना मतलब उनमें पश्चाताप बढ़ेगा उतने में उनकी चीज़ें खुद बदलने स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा रीडिंग स्टाइल ये रहता है, क्योंकि मैं रेमेडीज़ में बिलीव नहीं करती, क्योंकि आपका प्लैनेट कोई ख़राब है दैट मीन्स तुमने उससे रिलेटेड कोई कर्मा किया है तो भुगतना तो पड़ेगा या माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मतलब वो कर्मा का आएगा ही आएगा नतीजा जो। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हमेशा इंसान जल्दी में रहता है, उसको उपाय बहुत जल्दी चाहिए होते हैं, चाहे वो किस तरह से भी हो। जैसे आपने कहा कि रेमेडीज पे आप बहुत कम काम करना चाहती हैं या करती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो किया है वो भुगत के या उसका रिग्रेट या पश्चाताप करने के बाद ही वो सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये रहता है कि जैसे लगता है कि इसका कोई उपाय हो जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि रहता ही है कि बुरा वक्त या बुरी चीज़ें इंसान की फितरत है, वो ज़्यादा झेलना नहीं चाहता।
वो सब रहता है। रियलाइजेशंस की वजह से होता है। अब जैसे टैरो जो है उसमें बेस्ट पार्ट ये है कि वो आपकी आपकी जो साइकोलॉजी है उसको रीड करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी के लिए कार्ड्स निकालते हैं तो हम देख पाते हैं कि वो किस तरह की उसकी सोच है, वो किस तरह का इंसान है और उसके अराउंड किस तरह के लोग हैं, क्यों प्रॉब्लम आ रही है। मतलब आप जैसे उसका, जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपके पास आता है कार्ड रीडिंग के लिए, तो आप उसकी एनर्जी फील कर लेती हैं कि ये किस तरह की सोच या किस लिए या क्या, तो उस हिसाब से ही आप उसको बता पाती हैं। ऐसा ही रहता है क्योंकि कई बार वो प्रॉब्लम उनके लिए प्रॉब्लम होती है लेकिन वो रियलिटी में प्रॉब्लम नहीं होती है, वो समझ नहीं पा रहे होते हैं या वो बदलना नहीं चाह रहे होते हैं। तो वहाँ पे फिर एक रीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको रियलाइज करवाएं और वो बताएं कि वो चीज़ क्यों हो रही है, प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रही है। तो कई बार उस तरह से भी उनके साथ बिहेव करना पड़ता है। और आजकल तो इंडिया में भी टैरो कार्ड का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, लोग बहुत ज़्यादा इसको अहमियत दे रहे हैं, मानते हैं। और मैंने देखा है जगह जगह पे लोग बैठे भी होते हैं, टैरो कार्ड रीडर बैठे होते हैं या घर पे जाकर रीड कर देते हैं। तो क्या ये जैसे हम ज्योतिषों के पास जाते हैं लेकिन कई बार होता है कि हम भी बुला लेते हैं, तो क्या इससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है या होता है कुछ इसमें भी ऐसा कि आप अपनी जगह पे ही कार्ड रीड करें या कहीं जाके करें, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं? कुछ हद तक इम्पैक्ट करती है क्योंकि ये एनर्जी रीडिंग है। तो अगर आप किसी की एनर्जी, अगर आप अपने प्लेस पे हैं, तो जैसे अगर मेरा ऑल्टर की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स रहते हैं, सो दैट मैं ग्राउंड रहूँ, ठीक है। और मेरे को मैं शूज़ रिमूव करके रीडिंग करती हूँ सो दैट मेरी ग्राउंडिंग होती रहे, मेरे को कहीं पे भी एनर्जी हैवी ना करे। मतलब मैं किसी से भी, वो सामने वाले इंसान की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब पेन्स हो सकती है बॉडी में, तो वो इम्पैक्ट मुझ पे ना आए। क्योंकि अगर मैं किसी के लिए रीड करती हूँ मैं उसके कर्मास में एंटर करके देख रही हूँ, तो उस टाइम पे मेरे को हार्म ना करे। तो मेरे ऑल्टर में उस तरह की सेटिंग्स रहती हैं, मतलब चारों तरफ हवा है, मैं एक ऐसी प्लेस पे कर रही हूँ, हाँ, जहाँ खिड़कियाँ खुली हैं और मेरे लिए वाइट बैकग्राउंड बहुत सूदिंग रहता है, तो मैं वहाँ पे करती हूँ जहाँ वाइट बैकग्राउंड है, सामने मेरे खिड़की है तो एकदम सामने से हवा आ रही है, तो मेरे लिए वो ही ऑल्टर सबसे ज़्यादा, मेरी इंट्यूशंस वहाँ पे हाई रहती है, मेरे लिए वही काम करता है। अगर मैं कहीं और जाके करूंगी तो वहाँ पे एनर्जी इंटरफेयर करेगी मेरे साथ, वहाँ की। अच्छा, वहाँ की जो एनर्जीज होगी वो शायद आपको इंटरफेयर करेगी क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे कोई बीमार हो, या हो सकता है कि वहाँ पे का वास्तु में ही कोई प्रॉब्लम हो, उस घर के वास्तु में कोई प्रॉब्लम हो। वास्तु में प्रॉब्लम होगी तो कोई नेगेटिविटी आपको अफेक्ट करेगी, है ना, कोई डिस्टर्बेंस आपको लगेगी। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। तो बेस्ट रीडिंग मुझे तो यही लगता है कि आपके अपने ऑल्टर पे होती है, क्योंकि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं फ़ोन पे भी रीडिंग कर दूंगी ना तो मुझे ऐसे तसल्ली रहेगी। पर अगर मैं कहीं गई हूँ जहाँ पे मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ और इंटरफेयर कर रही है कोई एनर्जी, तो फिर मुझे भी तसल्ली नहीं रहेगी, तो मुझे गाइड करने में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि एज अ रीडर आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेते हैं लोग आपकी रीडिंग के बेसिस पे या आपकी प्रिडिक्शन के बेसिस पे कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, हम करें या ना करें, हम अपने बच्चे को ये स्ट्रीम लेने दें या ना लेने दें, अब्रॉड भेजें या नहीं भेजें। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर वो, क्योंकि वो आप पे आंख बंद करके भरोसा कर रहे होते हैं। कभी कभी वो रात को 2-2:30 बजे भी आप से बात करते हैं इमरजेंसी में, क्योंकि उनको कोई डिसीजन लेना होता है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने उनको सही गाइड किया हो और आपकी खुद की एनर्जी सेटल्ड हो, तो आपके ऑल्टर पे वो बेस्ट होती हैं। आकांक्षा, एक बहुत छोटी सी बात पूछना चाह रही हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं अपने जूते उतार लेती हूँ, तो क्या वो अर्थ के साथ कनेक्शन रहता है? क्या उसमें भी कोई एनर्जी का क्या, क्यों? तो हाँ, वो ज़रूरी होता है, ग्राउंडिंग करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जिस टाइम पे हम आप किसी की एनर्जी रीडिंग कर रहे हैं तो हम किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम तो मीडियमशिप में हैं, क्योंकि हमें कोई डिवाइन गाइड कर रहा है हमारे इंट्यूशंस की फॉर्म में, तो हमें इंट्यूशंस आ रही हैं, हम उस कार्ड को रीड कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली बता रहे हैं। लेकिन एक उसके साथ एक और जगह आप कनेक्टेड होते हो, उसके साथ जिसकी आप रीडिंग कर रहे हो। जब बच्चा पैदा होता है तो एक आपने देखा होगा वो प्लेसेंटा जो बच्चे के है ना, बाद में कॉर्ड वो कट करते हैं, तो वही कॉर्ड आपकी उस हर इंसान के साथ जुड़ती है, वैसी कॉर्ड जो इनविजिबल है पर वो जुड़ती है जिसके साथ जिसकी आप रीडिंग कर रहे हो। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे आप फील कर रहे होते हो, उनके इमोशंस फील कर रहे होते हो, उनके परेशानी समझ पाते हो, आप एनर्जी
आप में वो आती हैं और बता पाते हो कि आप वो किस तरह से परेशान है। हाँ, बहुत तो ही वो रोचक उसका बात। इम्पैक्ट आप पे भी रहता है, क्योंकि मदर और बच्चे का रिलेशन कैसा होता है, आप भी एक मदर है, आपका बच्चा कहीं पे भी होगा ना, परेशान होगा ना, आपके दिमाग में बार बार ख्याल आएगा, जी। या आपको उसकी बात से ही पता चल जाएगा कि वो ठीक है या नहीं है, तो आपको खुद से ही लगेगा। अगर वो आपको 2 दिन बाद भी बताएगा ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो आप बोलोगे हाँ मुझे पता था, है ना। हाँ। मदर के इंट्यूशंस बहुत हाई होते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी कॉर्ड अटैच्ड हुई, हमेशा से ही अटैच्ड होती है, बेशक उसको कट कर दिया जाता है पर उसका इम्पैक्ट रहता है। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारी इनविजिबल कॉर्ड्स अटैच हो जाते हैं, जिनको हमें क्लियर करना पड़ता है आफ्टर द रीडिंग। लेकिन उस टाइम पे भी आपकी एनर्जीज ग्राउंडेड होनी चाहिए, ताकि आप भी ऐसी स्टेट में रहो कि आप गाइड कर पाओ, ज़्यादा इंटरफेयर ना करो, और ज़्यादा ऐसा ना हो कि उनकी फील, मतलब उनकी पेन की फील में ही आप चले जाओ, कि वो बाद में सोने में भी आपको दिक्कत हो, आपको समझ नहीं आता है उस टाइम पे, अगर आप ऐसी चीज़ों की प्रिकॉशंस नहीं लेते हो। होता है कि आप उसकी क्लेंजिंग फिर जरूरी रहती है, बहुत ज़रूरी रहती है, कार्ड्स की, आप जहाँ बैठ रहे हो वहाँ की, आपकी खुद की, उन कॉर्ड्स को कट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं, जल्दबाजी में नहीं करते, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट उनकी लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है उनके रिश्ते क्यों ख़राब हो रहे हैं। मान लो मैंने किसी की रीडिंग की जिनके रिश्ते सही नहीं है, तो उसके बाद मेरे झगड़े होने लग जाएंगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं चिड़चिड़ी क्यों हो रही हूँ, क्यों झगड़े कर रही हूँ, एनर्जीज वो कॉर्ड्स अटैच रह जाती हैं। तो आकांक्षा, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि जो ये आपके कार्ड रीडिंग है वो सुपर नेचुरल पावर पे और एनर्जी पे ज़्यादा बेस्ड है। हाँ जी, एक पार्ट उस पे बेस्ड है, क्योंकि आपको वो गाइड नहीं करेंगे तो आप किसी और को गाइड नहीं कर पाओगे। आपके इंट्यूशंस भी बहुत क्लियर होने चाहिए, उसके लिए आपको कर्मा भी करना पड़ता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि बस आप पे उन्होंने पहले कभी कृपा कर दी, पहले मीन्स पिछले जन्म में कर दी तो आप अभी तक वो करोगे। आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क भी करना पड़ता है, बहुत आपको मेडिटेट भी बहुत करना पड़ता है, और भी तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं जो फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट्स आप करते रहते हो, तो आपको वो चीज़ें भी बहुत करनी पड़ती है, आपको क्लेंजिंग भी बहुत करनी पड़ती है, तो आपको कर्मा भी बहुत करना पड़ता है इसके लिए। मतलब ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ सुपरनेचुरल पावर पे या एनर्जीज पे बेस्ड है, आपको खुद भी उसके लिए तैयार पर वो मेन फैक्टर है, क्योंकि वो आपको गाइड करेंगे कि आपको करना क्या है, तो फिर तभी आप कर पाओगे। और मतलब उनका भी बहुत रोल रहता है, उनके बिना तो कुछ नहीं कर सकते बेस वही है। हाँ, क्योंकि आंसर्स तो वही दे रहे हैं, हम तो मीडियम है, इसलिए मीडियमशिप मैंने पहले ही वर्ड यूज कर लिया था। तो आपने क्यों चुना ये टैरो कार्ड रीडिंग? ये क्या आपको फैसिनेट करता था या कहीं ना कहीं दिमाग में था, या क्या, कैसे? ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मैंने नहीं चूज़ किया, इन्होंने मुझे चूज़ किया, क्योंकि मैं रिलीजियस तो बहुत थी, बचपन से ही, बिकॉज ऑफ माई नानी। तो मंदिर में जाना, वहाँ जाके रामायण पाठ करना, ये सब बहुत, मतलब बचपन बहुत छोटे होते से स्टार्ट हो गया था कि वहाँ पे जाके बैठ के रामायण पढ़नी है, कीर्तन करना है, ये सब। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको एज अ मेन स्ट्रीम लूँगी या इसको आगे लेके जाऊँगी एज अ करियर। बट अभी तो ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। तो जब यहाँ से मैं चंडीगढ़ चली गई थी, तो मैं, जो मेरे मैम हैं, जो मेरे मेंटोर है, मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे खुद ही कह दिया था कि मैं तुझे सिखाऊंगी, जब भी मैं सिखाऊंगी मैं तुझे सिखाऊंगी। तो उन्होंने मुझे जब भी उन्होंने बैच स्टार्ट किया था, उन्होंने मुझे बुला लिया था खुद से। मैं घर पे थी, मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझे बुला लिया। मेरे माइंड में उस टाइम तक नहीं था, लेकिन तभी मेरी लाइफ में ऐसे फीमेल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा लगती है मुझे, क्योंकि फिर उन्होंने मुझे बुला लिया, और इसको एज अ करियर स्टार्ट करने के लिए भी उन्होंने ही मुझे पुश किया था, क्योंकि वो काम देख रही थी, मेरी मेहनत देख रही थी, तो उन्हें लगा कि ज़रूरत है, और उनकी गाइडेंस से ही मैं स्टार्ट कर पाई। तो बेसिकली टैरो ने मुझे चूज़ किया। अगर मैं 2-3 महीने का ब्रेक भी ले लूँ ना, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी, तो मुझे ऐसा था कि अभी अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो अब मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे नहीं करना है, तो कभी टैरो मुझे छोड़ता नहीं है। अच्छा। मुझे कभी ऐसे किसी की कॉल आ जाएगी कि बता मैं बहुत परेशान हूँ, बता तो मैं कभी क्योंकि इसको मैंने चूज़ नहीं किया, उस चीज़ ने मुझे चूज़ किया, तो मैं इसे कभी छोड़ नहीं पाती हूँ। मैं बहुत बारी कॉलेज में मैंने ऐसे ट्राई किया कि अभी नहीं करूँगी, कुछ दिन मुझे शांति चाहिए, मुझे ऑफ चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाता है। अभी भी मैं कहीं पे गई थी, तो उन्होंने मेरी सिस्टर को कॉल कर दिया, क्योंकि मैं फ़ोन ऑफ कर दिया था मैंने 2 दिन के लिए। अच्छा। तो क्योंकि टैरो ने मुझे चूज़ किया, खुद आपसे चीज़ें ऐसी जुड़ी रहती हैं, वो आपने नहीं चुना है,
टैरो कार्ड्स ने खुद ही मुझे चुना, क्योंकि मैं खुद चूज करने, मेरा कोई बैकग्राउंड ही नहीं है ऐसे ना, मतलब मेरे घर में मेरे पेरेंट्स या उनके मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स कहीं पे भी लाइक मतलब ऐसा नहीं कि उस टाइम पे ज्योतिष करते हो या कुछ करते हो, कहीं पे कोई कनेक्शन नहीं है। तो लाइक खुद इन्हीं चीज़ों ने मुझे खुद किया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी कोई इस चीज़ के लिए ऑप्ट करूंगी या सीखने जाऊंगी ऐसे करके। तो ये खुद ही स्टार्ट हो गया सब कुछ, डेस्टिनी कह सकते हैं। डेस्टिनी मेरा, हाँ थोड़ा मुझे बचपन से था कि मैं पूजा पाठ बहुत करती थी तब से ही, और अब तो मैं अब मोर ऑफ स्पिरिचुअल हूँ, क्योंकि जैसे अभी समझ पाते हैं या थोड़ी एडवांसमेंट होती है तो अब और चीज़ों की तरफ जाते हो, लाइक मतलब अब मैं मेडिटेशंस की तरफ ज़्यादा हूँ। तो मतलब वो चीज़ हुई है टाइम के साथ, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इन चीज़ों में भी ये जो आपने बहुत बार सुना है और बहुत देखा भी है मेडिटेशन, तो मेडिटेशन क्या टर्म है? और कई लोग कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं या बहुत उलझने हैं तो आप मेडिटेशन करोगे तो आपको चीज़ें सुलझेंगी नहीं, लेकिन आप सुलझ जाएंगे उन चीज़ों के लिए फेस करने के लिए। तो ये कहाँ तक सच है? मेडिटेशन होता है हमारा ध्यान की अवस्था को मेडिटेशन बोलते हैं। ध्यान का मतलब ये होता है कि आपको किसी एक चीज़ पे फोकस करना है, जो आपका अदर डिस्ट्रैक्शंस, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं या आप कल के बारे में सोच रहे हो, अपने कोई भी चीज़ आपको तंग कर रही है, उससे आपका ध्यान कट करके एक और जगह फोकस करना जहाँ पे आपकी एनर्जीज काम हो सकें, तो उसको हम ध्यान बोलते हैं, उसको हम मेडिटेशन बोलते हैं। लेकिन आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मतलब उससे मेंटल हेल्थ कैसे उनकी बेटर होगी या उनकी प्रॉब्लम सही नहीं होगी, एक्चुअल में प्रॉब्लम्स उनकी ऑटोमेटिकली सही हो जाती हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारा ना एक माइंडसेट होता है, हमारा एक माइंडसेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चल रहे होते हैं। हम कहीं पे भी दूसरे की चीज़ नहीं समझ पाते। हम कितना भी सोच लें कि हम किसी की चीज़ समझते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं हम में भी कमी होती है, तभी हम जिंदा हैं। हमारे कर्मास एंड हो जाएंगे, अदरवाइज हम एकदम साफ हो जाएंगे तो हमारे कर्मास एंड हो जाएंगे, हम चले जाएंगे अगली यात्रा पे, नेक्स्ट लाइफ टाइम की। तो कहीं ना कहीं हम में भी बहुत सारी चेंजेस होती हैं या हम कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देख पा रहे होते हैं जिसको समझने के लिए हमें मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन मेडिटेशन के बहुत टाइप होते हैं, तो किसको क्या टाइप सूट करता है उस पर डिपेंड करता है। फिर आपकी एनर्जीज जो हैं वो नॉर्मल होने लग जाती हैं, क्योंकि आप अपना फॉर एग्जांपल आनापानसती है मेडिटेशन जो होती है, जो बुद्धा की मेडिटेशन है उसके बारे में बता रही हूँ। अच्छा। तो उसमें जो है आप अपने ही अंदर ध्यान लगाते हो, अपनी लाइफ फोर्स जो आपकी एनर्जीज है, आपका ब्रेथ वर्क, आपकी सांसें, उन पे ध्यान लाते हो। तो उस टाइम पे क्या है ना, कुछ मोमेंट के लिए आप कट हो जाते हो सारी चीज़ों से, बाहरी पूरी दुनिया से कट होके। तो उसके बाद जब आप उस ध्यान से निकलते हो ना, तो आपको ऐसा रहता है, जो इम्पैक्ट एक ड्रग देता है ना माइंड को, कि आप एक अपने उसमें रहते हो, हवा में, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा होता कोई क्या बोल रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका रिएक्शन आना बंद हो जाता है उन चीज़ों के लिए, तो वो वाली प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व होने लग जाती है। मान लो झगड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं भी आगे से जवाब दे देती हूँ। झगड़ा तो तभी होगा, हाँ ठीक है। तो क्योंकि मैं भी जवाब दे देती हूँ, तो उसमें ये हो जाता है कि यार आप ऐसी स्टेट में आप इग्नोर करना सीख गए हो, तो फिर वो वाली प्रॉब्लम, मतलब नो रिएक्शंस। अगर आपको कोई कुछ भी कह रहा है, वो आप अपने खुद ही मशगूल हो, बिल्कुल व्यस्त हो गए हो, अपने आप में उतर गए हो, हाँ। तो रिएक्शंस नेचुरली आएंगे ही नहीं। हाँ, क्योंकि आप शांत हो जाते हो, तो आप दूसरे की कहते हैं ना बॉडी मूवमेंट्स रीड कर लेते हो, वो क्या बोलने वाला है ये समझने लग जाते हो थोड़े टाइम के बाद। अच्छा, एक और बात पूछना चाह रहे थे आकांक्षा में, कि जैसे अंक शास्त्र है या न्यूमरोलॉजी है, तो ये और बाकी सारी चीज़ें हैं, वास्तु हैं, हस्तरेखा, कितनी सारी चीज़ें हैं, तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन इनका है टैरो कार्ड के साथ कनेक्ट होती हैं, या ये अलग अलग ही चीज़ें हैं? जैसे अंक ज्योतिष के बारे में आजकल बहुत सुनने में आता है, और बहुत, क्योंकि विश्वास इसलिए किया जाता है क्योंकि वो स्पष्ट है कि आपका ये अंक है, आपका मूलांक ये है, आपका भाग्यांक ये है, तो उसमें हम बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है। तो क्या ये भी उससे कनेक्शन है इन चीज़ों का? हाँ, बिल्कुल कनेक्शन होता है। हर कार्ड का एक नंबर होता है जी, तो वो सिग्निफाई करता है उसकी एनर्जीज को जो आपकी लाइफ में चल रही होती हैं, या कोई दशा चल रही होगी, उसकी इंटरफेरेंस होगी, तो वही कार्ड आएगा। तो उसकी जो वाइब्रेशन होगी, जो उस लाइक 1 है,
सन का नंबर है तो वो जो वाइब्रेशन होगी आपके पास कार्ड भी वही आएगा जो 1 नंबर का होगा या अच्छा। 10 नंबर का होगा, तो आप समझ पाओगे। तो उसका न्यूमरोलॉजिकली सिग्निफिकेंस भी रहता है टैरो का। तो जो मतलब जो अंक ज्योतिष है वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है हमारी जिंदगी पे भी, बहुत ज्यादा डालता है, क्योंकि आप जो कह रहे हो भाग्यांक और मूलांक ना, फेस नंबर और डेस्टिनी नंबर, इसके अलावा भी उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। आपका अच्छा। ग्रिड भी देखा जाता है, मतलब जो आप लोशु ग्रिड होता है वो भी देखा जाता है, आपका पर्सनल नंबर देखा जाता है, आपका पर्सनल मंथ देखा जाता है, आपका पर्सनल ईयर देखा जाता है, आपका पर्सनल डे भी देखा जाता है, अच्छा। आपका लकी नंबर होता है, आपका कुआं नंबर होता है, बहुत कैलकुलेशंस होती हैं। मतलब ये सिर्फ यही नहीं है कि आपका डेट ऑफ बर्थ उसका प्लस माइनस जो हाँ। भी किया तो वो पहला एक नंबर है। जनरल आइडिया देने के लिए, ताकि अच्छा। विश्वास कर सकें, क्योंकि कोई आपको क्यों सुनेगा, आप कुछ उसको रेलिवेंट दोगे तो वो सुनेगा ना, उस चीज को मानेगा। उसके अलावा आपको सब कुछ जानना है तो उसके लिए बड़ी सारी कैलकुलेशंस हाँ, रहती क्योंकि है। लोग बहुत उत्सुकता रहती है लोगों को, मुझे भी शायद, कि क्या होने वाला है मेरा, अगर ये नंबर है, जैसे मेरा 20 अगस्त जन्मदिन आता है मेरा, तो वो मेरा 2 नंबर है, उसके साथ एक 0 भी है, तो 2 नंबर, इतना तो जनरल बात पता है। आपका न्यूमरोलॉजी से आपका मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बनता है। आपका जो नेम नंबर है, आपका जो नाम है वो 1 पे आता है, सन की एनर्जीज आती है वहाँ से। आपके ग्रिड में मरकरी मिसिंग है तो आप कुछ भी कर लोगे, लाइक आप हाइपर सेंसिटिव हो, आप फिर वहाँ पे बैलेंस नहीं हो सकते। मतलब आप आप जो उस इमोशनल जोन में जाओगे उससे निकालना बड़ा मुश्किल है आपको, है ना। अकेले में रोने वाले हो आप, किसी के साथ भी दिल से जुड़ जाते हो, वैसी एनर्जीज आपको रहती हैं। जैसा आप करते हो उतना लोग समझ नहीं पाते, लेकिन आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है सैटर्न की वजह से। मनी मैनेजमेंट भी आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। और लेकिन मरकरी एब्सेंट होने की वजह से ना आपकी ग्रिड में बैलेंस नहीं बनता है, तो कोई भी चीज़ करोगे ना उसमें बैलेंस नहीं बनेगा। आपकी एनर्जीज हमेशा ऐसे रहेंगी, कभी कुछ करना है चैन नहीं पड़ेगा, नींद में भी नहीं पड़ेगा, नींद भी डिस्टर्ब्ड रहेगी। तो वो ये चीजें रहती हैं। आकांक्षा, एक बात और भी पढ़ते रहते हैं, कार्मिक रिलेशंस, कि आपके कर्मा के मुताबिक भी आपके रिलेशंस रहते हैं। आप एक परिवार में रहते हैं, कहीं बाप बेटे की या माँ बच्चे की या पति पत्नी की, भाई, कितना भी आप कोशिश कर लो वो रिश्ते इम्प्रूव नहीं होते, सुधरते नहीं हैं, आपस में वो बॉन्ड नहीं होता। तो उसके पीछे भी कोई कार्मिक वजह होती हैं या क्या? कर्माजी होते हैं उनके वजह, और आपका कार्मिक रिलेशनशिप होता है हर इंसान के साथ। लाइक आप जिस फैमिली में भी पैदा हुए हो उनके साथ भी आपका कोई ना कोई कर्माज अटैच्ड हो जाता है, बचा हुआ होता है, जिस वजह से आप आते हो। ठीक है, यूजुअली मान लो आपने किसी के साथ पिछली बारी बुरा किया है तो आप आए हो, इस बारी वो बदला लेते हैं। तो कई बार पिछली बारी का मतलब पास्ट लाइफ, पिछला जन्म, किसी भी लाइफ में हो सकता है, पास्ट की किसी भी लाइफ में हो सकता है, जिनके साथ कर्माज रह जाते हैं। बेसिकली ना हम निर्वाणा की जर्नी में होती है कोई भी सोल, हमने लास्ट में अटेन मोक्ष ही करना होता है, तो उससे पहले अपने कर्मास कट करने होते हैं। तो जितने जिन के साथ बच जाते हैं वहां पे आते हो, आपकी उसी के अकॉर्डिंगली जो है फैमिली डिसाइड होती है। या तो आपका कोई स्पेशल मकसद होता है, या तो आपने उनकी डेस्टिनी चेंज करनी होती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि गरीब घर में भी एक ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जो लाइक आगे की कई जनरेशंस के लिए लाइफ ही चेंज कर देता है उनकी, कुछ ऐसा कर जाता है। तो या तो आप उनके लिए कुछ अच्छा करके आए हो, करने के लिए आए हो, तो भी आपका कोई कर्मा अटैच्ड होगा, उन्होंने आपके लिए कभी कुछ करा होगा तो आप इस बार उनके लिए करने आए हो। या अगर आपकी नहीं बन रही है तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपने उनको कोई प्रॉब्लम दी हो। लाइक एक बुक है मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स, तो उसमें जो जर्नी दिखाई है उसमें ऐसा था कि उसके हर लाइफ टाइम में अलग ही पेरेंट्स और सब अलग रहते थे, पर उसकी मदर बहुत सारे लाइफ टाइम्स में रहती थी, क्योंकि उसका उनके साथ कर्मा जो है कंटिन्यू हो ही रहा था। तो कभी उसका रिलेशन अच्छा होता था, कभी उसका रिलेशनशिप बुरा होता था। तो हमारी लाइफ में भी ऐसा रहता है, कई बार हमें समझ नहीं आता है कि वो भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही है, सब अच्छा है, फिर भी नहीं बन पा रही है, सेम नोट पे नहीं आ पा रहे हैं। कई बार मैरिजेस में ऐसा हो जाता है किसी के साथ कि नहीं आ पाते, कोई किसी में दोनों में कोई कमी नहीं है। करते हैं हम कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, कॉम्प्रोमाइज
करते हैं, एडजस्ट करते हैं, उसके बावजूद भी कहीं कुछ पर भी वो नहीं फील ही नहीं आ पा रहा है कि इनके साथ रहना है या ये समझ पा रहे हैं बात। तो वो सारी चीजें कार्मिक रहती हैं। आपका उनके साथ पुरानी हिस्ट्री ऐसी होती है, कुछ ना कुछ कर्मा रहता है जो आप ही ने किया होता है, तो अब आपको वो चीज कहीं ना कहीं, मतलब वो आए हम इसलिए हैं कि वो निकालना है, वो उतारना है, खत्म करके हमें आगे जाना होता है। तो हमें सबकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि सबके साथ अच्छे से रहें, इरिस्पेक्टिव हो कि वो क्या कर रहे हैं। एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपनी ही जर्नी को जल्दी करना है कंप्लीट। मतलब वो हमें बातें दिल पे या जहाँ कहीं ऐसा लगे कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तब वहाँ शायद हमें ये हिंट मिल जाता है कि ये कहीं ना कहीं किसी पास्ट लाइफ के ही रहते कोई कर्मास हैं। दो ही तरह के रिलेशंस रहते हैं, या तो कार्मिक होता है, आपका कोई कर्मा अटैच्ड होता है, तो ये आप किसी को जानते हो, या अचानक से आपकी कोई मदद करके चला जाता है क्योंकि कभी आपने उनकी अचानक से मदद की होती है। दूसरा सोलमेट कनेक्शन रहते हैं। सोलमेट्स ऐसा नहीं है जिससे शादी होगी वो सोलमेट होगा, वो कार्मिक भी हो सकता है पार्टनर आपका। ये सोलमेट, ये भी बहुत आजकल ये हम इससे सोल कनेक्शन है, ये सोलमेट है। तो वो सोलमेट क्या? सोलमेट कनेक्शन सिंपल ये होता है कि जितनी बारी आपकी सोल आई है उतनी बारी वो भी आए हैं उसी जन्म में, और वो आपके आसपास एक ही मतलब सर्टेन एरिया में, रेडियस में, मतलब आपकी जान पे जान में, आपकी रिश्तेदारी में रह रहे थे, तो आप उनको जन्म जन्म से जानते हो। दैट सोलमेट। ऐसा नहीं है कि आपका उनके साथ कोई लव कनेक्शन ही रहेगा या इस तरह का, क्योंकि लोग बोलते हैं ना सोलमेट से शादी होगी है, एक जैसे हैं, वैसा नहीं होता। वो कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं, पर सोलमेट का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जितनी बारी आप आए उतनी बारी वो भी आए हैं। अच्छा, मतलब वो आसपास रहते थे, आप जानते थे, तो इसलिए आप अच्छी तरह से वो वाइब्स भी मिलती हैं, आपके विचार मिलते हैं। आपकी मदर आपकी सोलमेट हो सकती है, फादर सोलमेट हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, कि जितनी बारी आप उन सेम उसमें आए हो आप कनेक्शन में। तो जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे मेडिटेशन की, तो कहीं हमारा जैसे कार्मिक रिलेशन है, मान लीजिए वो नहीं सुधर रहा है, तो मेडिटेशन, अब जो भी चीज़ें हो रही हैं या वो प्रारब्ध में या जिन्हें जैसे पास्ट लाइफ में हुई, तो अगर हम उन चीज़ों के लिए भुगतने के लिए ही आए हैं तो वो चेंजेस कैसे आएंगे? जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा रिश्ता मेरी ज़िंदगी में है, मैं सुधारना चाहती हूँ लेकिन नहीं सुधरा, तो मुझे वो लाइट कहाँ से आएगी कि ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन मुझे अपने आप में रहकर इम्प्रूव करके खुद को अपनी जर्नी जारी रखनी है या मुझे अपनी यात्रा करनी है? कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन ना हमें तब मिलता है, या वो रिश्ते तब सही होते हैं जब आप समझ जाते हो कि वो चीज़ कहाँ पे खराब हुई थी, जब आप उसको समझने की कोशिश करते हो ताकि आप उसको स्टार्टिंग से ठीक कर पाओ। तो उसके लिए आप एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी होती है थेरेपी, जिसमें आप अपना लाइफ, क्योंकि देखो आपकी जो सोल है ना, उसकी आपको बेशक अभी याद नहीं है, लेकिन जो सोल है ना उसकी, ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, बहुत सारी स्टोरीज है, न्यूज़पेपर में भी आती रहती हैं ना बहुत सारी। तो आपकी जो सोल है उसमें सारी मेमोरीज जो होती हैं स्टोर्ड रहती हैं। हाँ, लेकिन तो हमें वो याद नहीं होती अभी। हाँ, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो थेरेपिस्ट होते हैं वो आपको प्रीवियस लाइफ टाइम में लेके जाते हैं, और आपकी, क्योंकि आप उनको बताते हो कि ये प्रॉब्लम है, तो वो उसको ही टारगेट करते हैं। तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि मेरा इसके साथ रिलेशनशिप क्यों नहीं वर्कआउट कर रहा है, क्यों अच्छा नहीं है, या क्या दिक्कत, क्या गलती मैंने भी की है। तो जब आप वो देख लेते हो तो काफ़ी प्रॉब्लम तो आप समझ गए हो, उससे ही सॉल्व होने लगती है। बाद में आपके बिहेवियर में भी बहुत चेंजेस आता है। मतलब ये है कि अगर कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है, वो जैसे हम टैरो कार्ड की बात करते हैं, तो उसमें भी हमें ये बहुत सारे मौके रहते हैं कि हम उन चीज़ों को सुधार सकें। जैसे अभी बात कर रहे थे क्रिस्टल्स की, या और बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप उनको सुधार सकते हो। जैसे कार्ड रीडर है, जैसे आप हो, मान लीजिए कि आपके पास कोई काउंसलिंग के लिए या आपके कार्ड रीडिंग के लिए आता है आपके पास, तो आप उसकी काउंसलिंग भी कर सकते हो। हाँ। या बता सकते हो उसको कि आप ऐसे नहीं, ये करें तो अच्छा हो सकता है। मेनली तो काउंसलिंग ही रहती है, क्योंकि लाइक आपके पास कोई तभी आएगा अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। आप दूसरा, आप उसको जो गाइड सही करोगे। तीसरा आता है प्रेडिक्शन पार्ट, क्योंकि आपने आज वो प्रेडिक्ट कर लिया है, वो इंसान चला गया है। अब वो चीज़ जब होगी तो फिर वो याद करेगा, अच्छा उसने मुझे ये बोला था, लेकिन उसके बीच में क्या, वो गाइडेंस फॉलो करेगा तभी वो वहाँ तक पहुँच पाएगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने उनको पूरी सिचुएशन समझाई हो, उनको काउंसिल किया हो कैसे क्या करना है। तो वो, लेकिन एक छोटी सी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। आकांक्षा, शायद अभी थोड़ी देर पहले हम वास्तु की भी बात कर रहे थे, तो मतलब वास्तु का भी एक हमारे घरों में शायद वो हमारी ज़िंदगी बदल देता है। अगर हमारा दिशा, मेरे को लगता है वास्तु का
किस चीज से कनेक्शन है, दिशा से कनेक्शन होता है हाँ। कि कौन सी दिशा में क्या कौन होना सी चीज होनी चाहिए, कैसी प्लेस तो वो मैटर करती हैं। हाँ बहुत मैटर करती है, क्योंकि हर जो डायरेक्शन होती है वो एलिमेंट्स के हिसाब से, जो मतलब 5 तत्व होते हैं उनके एनर्जीज के हिसाब से आपको बताती है कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, ताकि वो सेंटर जो है वो एक्टिवेटेड रहे, मतलब अच्छे से काम करें वो जगह। अच्छा, वो एनर्जी वहाँ पे ही काम करें। हाँ, जैसे आपका नॉर्थ अच्छे से काम करे, साउथ अच्छे से काम करे। अगर आपने नॉर्थ में कुछ ऐसा रख दिया है जो ब्लॉक कर रहा है वहाँ की एनर्जीज, जो वहाँ के लिए नहीं बना है, तो प्रॉब्लम करता है वो फिर। जैसे मैंने सुना है कि हमारे जैसे किचन, हमारे फीमेल्स के लिए किचन बहुत इंपॉर्टेंट जगह, 7-8 घंटे हमारे वहीं जाते हैं सभी फीमेल्स के। तो गैस जहाँ पे हमारे मतलब रहता है, ईंधन या गैस चूल्हा जहाँ रहता है, उसके साथ मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है, कि उसके साथ सीधा पानी या वॉश बेसिन या जो हमारे जहाँ पे हम बर्तन धोते हैं वो नहीं होना चाहिए, उसके बीच में कुछ होना चाहिए। तो ये क्या कहीं? हाँ, वो अलग अलग एलिमेंट्स है ना। गैस जो है वो फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है, और वो पानी जो है वाटर एलिमेंट है। अच्छा। तो वो 2 अलग तरह के एलिमेंट्स हैं, तो तत्व अलग हो जाते हैं। हाँ, तो आप उनको एक जगह रख रहे हो तो वो कैसे करेंगे? आप 2 अलग नेचर के लोगों को एक रूम में बंद कर दोगे तो वो तो इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे। जी बिल्कुल सही। तो उसके लिए भी मतलब उसके बीच में कुछ ना कुछ हमें प्लेस करना चाहिए। हाँ, वो फिर जो वास्तु एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपके एरिया के हिसाब से, मतलब कितना एरिया और उसमें कैसे डिवाइड करना है, और डायरेक्शन कौन सी है। हाँ, डायरेक्शन के हिसाब से। अच्छा, तो मतलब ये एनर्जी इस तरह से भी काम करती हैं हमारे घरों में। तो ये चीज़ें जहाँ हमने कौन सी चीज़ किस जगह प्लेस की, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम घर बनाते हैं। हाँ, और दूसरी बात, जब हम जैसे एक परिवार है तो ये कार्मिक रिलेशन है, ये कार्मिक रिलेशन। मेरा बेटा ये बना इस जन्म में, पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन था, जरूरी नहीं वो हो सकता है वो भतीजा हो पिछले जन्म में। तो हाँ, ये बात तो सच है आकांक्षा, कहीं ना कहीं कि हम वो वाइब्स या वो जो एनर्जी है वो फील कर पाते हैं। हाँ। कहीं हम किसी अजनबी से भी मिलते हैं कई तो बार, अपने से लगते हैं, वो ऐसे लगते हैं इन्हें हमेशा से जानते थे। हाँ, ऐसा बहुत बार होता है। कहीं मैं भी कहीं वर्कशॉप पे गई हूँ, कुछ मेरे साथ जो बेंच शेयर करते हैं या जो जगह शेयर करते हैं, बेशक हम 8 घंटे वहाँ पे बैठे हैं, लेकिन ऐसा लगता है मैं बहुत पहले से जानती हूँ उनको। हाँ, क्योंकि आप उनसे मिल चुके होते हो। हम बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से यहाँ होते हैं। भगवत गीता में तो क्लियरली लिखा है, जब वो एड्रेस करते हैं कृष्ण अर्जुन को, तो वो उन्हें कहते हैं कि तुझे याद नहीं, हम दोनों बहुत जन्मों से आए हैं, बस फर्क ये है कि मुझे याद है, तुझे याद नहीं है। तो वही स्टोरी रहती है सबके साथ। आकांक्षा, मुझे जितने भी लोग हैं सब अपनी अपनी जीवन यात्रा पे हैं, किसी ना किसी तरह से पूरा भी हो जाएगा, चाहे वो मतलब अच्छे से पूरा हो, हमारा कार्मिक चीज़ें वो ख़त्म हो या ना हो सकता है अगले लाइफ में जाके कभी हमें अनुभूति हो कि हम किस लिए आए हैं। फिर भी आप जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरह से हमारे अपने जीवन यात्रा को या हमारे जीवन को या हमारे रिलेशंस को, आप टैरो कार्ड रीडर हैं, उसके जरिए या किसी और जरिए किस तरह से अच्छा और बना सकते हैं? सबसे सिंपल तरीका किसी भी चीज़ को वर्कआउट करने के लिए होता है उस इंटेंशंस। किसी भी चीज़ के लिए आपकी कैसी इंटेंशन रहती है, तो वो आपके रिलेशंस में भी काम आता है, आपको करियर में भी ग्रो करने के लिए काम आता है कि आपकी इंटेंशन कैसी है। तो अगर आपकी इंटेंशन सबके लिए अच्छी रहेगी ना, मतलब आप एक अच्छी इंटेंशन से करोगे और आप रोज़ उसे चेक कर रहे होंगे, तो सिंपल एक तरीका होता है कि जब सुबह उठ रहे हो और जब रात को सो रहे हो, एक पूरे दिन में देख लो कि आपने किसके लिए आज अच्छा किया है, किसके लिए क्या किया है। किसी को आपने खुद से पानी का ग्लास दिया है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब मेरे पापा मुझसे पानी मांग रहे हैं, जो मैं पहले कभी बचपन में करती थी कि मैं नहीं दे रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं भी खेल रही हूँ, मैं नहीं दे रही हूँ, किसी और से मांग लो। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे कि आपने किसी के लिए इतना सा भी कुछ किया है, आपकी क्या इंटेंशन रही है। ऐसा तो नहीं है कि आपने सड़ के गुस्सा होके पानी दिया, अरे पानी मांग रहे लो पी लो, ये सब चेक में रखना चाहिए। तो अगर आप इंटेंशन अपनी चेक में रखोगे तो आप हर दिन एक बेहतर इंसान बनते रहोगे। और करियर में भी आप इंटेंशन चेक करोगे ना कि ये मेरा काम है, मैंने 100% दिया है, तो आपका काम भी जो है अच्छा होता रहेगा। तो इंटेंशंस के हिसाब से बड़ा सिंपल हो जाता है और यही सही तरीका है। अगर क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक सिविलाइजेशन में रहते हैं, तो हमें मिलजुल के ही रहना है। मतलब ये इंटेंशंस हमारे प्योर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, खुद के लिए भी औरों के लिए भी। हाँ, लेकिन चेक में होने चाहिए। एक बात फिर भी ध्यान में मेरे आ रही है कि जैसे इंटेंशंस की बात हम कर रहे हैं, तो अगर हमारे कर्माज ही ऐसे हैं, मेरे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पर्सन ऐसे हैं
जिनके साथ हम बहुत अच्छे से रहते हैं, हम अपने इंटेंशन चेक करते हैं, हम ये सोचते हैं कि कहीं हमारी वजह से इनको गुस्सा ना आ जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए, लेकिन वो फिर भी चीजें नहीं हो पाती। अगर आप हंस के भी बोलेंगे तो शायद वो बोलें कि हंस क्यों रही है, मेरे ऊपर हंस रही है। तो कुछ ऐसे मतलब तो लेट गो कर दो, छोड़ दो उनको, उनके बिहेवियर पे छोड़ दो, अफेक्ट होना बंद करो। मतलब वो इनटेक नहीं लेना, करना नहीं है, वो रिएक्शन नहीं देने उस चीज को अगर हम ना कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं तो उसमें हम ट्रेजेडी को भी हंसी में लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें दिखाया ऐसा जा रहा है। तो अपनी समझ ऐसी बना लो कि फर्क ही ना पड़े, लेट गो करना छोड़ दो। छोटी छोटी चीज़ों को तो मन से लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं आपके साथ ना, क्योंकि उनमें उनके बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, वो अब ऐसे बन चुके हैं, तो शायद सर्टेन एज पे चेंज लाना भी बड़ा मुश्किल है। तो उस टाइम पे है कि उसको हंसी में ले लो, लाइटली ले लो, छोड़ दो, लेट गो कर दो, ठीक है जैसा करना है कर दो। हाँ, मतलब अपने इंटेंशंस पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें और अपनी ज़िंदगी को अच्छा और स्वस्थ बनाएं। हाँ, अपनी इंटेंशन को रोज चेक में रखो, बस वो खुद ही इंप्रूव होती जाएगी। अगर आप सुबह उठने के बाद और सोने से पहले सोच रहे हो ना जो आपने किया है और जो करना है पूरे दिन में उसके बारे में, तो हर दिन आप खुद ही देखोगे वो बेटर 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 होती जाएगी। हाँ, जैसे मतलब एजुकेशन में हम सुबह देखते हैं कि होमवर्क क्या करना है, हमें अपने जीवन में हमें अपने रात को अपने होमवर्क को देखना होगा कि सोते समय हम ये सोचना चाहिए आज पूरे दिन भर में हमने क्या अच्छा या क्या गलत किया और उसको हम अगले दिन सुधार सकते हैं या सही कर सकते हैं, तो उससे उस हिसाब से भी हमारा जीवन जो है वो अच्छा सिंपल रहेगा, बस सिंपल रहेगा। एज अ टैरो रीडर मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब हम परेशान होते हैं, हम बहुत जगह भटकते हैं, कभी किसके पास जाते हैं, कभी किसी और के पास जाते हैं, तो उस टाइम पे हम बस इतना याद रखें कि हमें जो भी चीज़ करनी है, कोई भी उपाय करना है, उन्होंने कुछ भी बताया वो तभी वर्क करेगा जब पहले हम उसको अपने आपके साथ, अपनी लाइफस्टाइल के साथ, अपने मन के साथ जो है उसको सिंक कर पाएंगे। कोई उपाय दिया है तो उसके साथ मन से जुड़ पाएंगे, उसको करेंगे, तभी लाइफ में चेंज आएगा, अदरवाइज वो मीनिंगलेस हो जाएगी चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आकांक्षा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने को मिली जो हम शायद सोच भी नहीं सकते थे और आज हमने आपसे जानी भी हैं, तो आपको इस शो पे आने के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, बहुत ही रोचक, बहुत ही जानकारी से भरा हुआ, और अगर आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।